मेरी प्यारी छात्र छात्राओं, मैं आपका अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने राजा के बारे में चर्चा की थी और उसके संदर्भ में मैंने समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र, दैविक राजा एवं राजधर्म के सिद्धांत के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम उसी क्रम में दूसरे चैप्टर किसान अर्थात बदलता हुआ देहात के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली बात है, जनता में राजा की छवि कैसी थी। देहात की जनता, गांव की जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, उसके बारे में हम यहाँ पर एक व्याख्यान कर रहे हैं। आशा है कि आप उसे समझ करके और फिर मेरे द्वारा दिए गए अभिलेखों के माध्यम से एक विस्तृत नोट तैयार करेंगे और परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से करेंगे। तो अब आप इस व्याख्यान को सुनिए और इस चीज़ को समझिए और मनन कीजिए। बदलता हुआ देहात में पहली हेडिंग है, जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती है, अर्थात राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी चीज़ों का जवाब नहीं मिलता है। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण बहुत कम छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जातक और पंचतंत्र, एक बार फिर से सुनिए, थोड़ी गलती हुई है। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से और कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गद्य तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। एक कुटिल राजा की प्रजा, राजा जो कठोर होता था, स्वभाव से जो कुटिल होता था, प्रजा के हित का काम नहीं करता था, प्रजा के बारे में नहीं सोचता था, स्वाभाविक है कि उससे प्रजा दुखी रहती होगी। ये एक पुस्तक का, एक जातक पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है गद्य तिंदु। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण पालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। बताइए, जानवर भी अपने राजा से दुखी रहता था। और आज के परिवेश में अगर आप देखें तो हमेशा ये पाएंगे कि मनुष्यों ने जानवरों का उपयोग अपने हित के लिए किया है, और जब जानवर उसके हित का नहीं रह जाता है तो उसने जानवर के साथ वैश्विक व्यवहार किया है। और आज उसी का परिणाम है कि हम सभी लोग जानवर से पैदा हुए एक ऐसे वायरस से ग्रसित हैं जिसका कोई निदान अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, वो भी इस बीमारी से अभी तक निजात नहीं पा सका है। तो प्राचीन काल में भी पशुओं के साथ वहाँ के राजाओं का व्यवहार अच्छा नहीं था। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में ये पता लगाने लगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। देखिए कितनी अच्छी बात है। जब राजा स्वयं निकला
जनता के बीच में जाने के लिए, तो वैसे तो राजा जाता सीधे तौर पर तो सभी लोग पहचान लेते कि हमारा राजा है ये, तो कोई अपनी बात ना कहते, क्योंकि राजा जिसके पास अधिकार होता है उससे सभी लोग डरते हैं। तो सभी लोग कहते सब कुछ ठीक है, हाथ भी जोड़ते। लेकिन राजा ने अपना वेश बदला और अपने जनता के बीच में जाकर पता लगाया कि वह उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सभी ने यही बताया कि यहाँ का राजा बहुत ही कुटिल है, और राजा को बहुत ही भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। आज की अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखते चलिए, वर्तमान समय में भी देखते चलिए कि जिसके पास अधिकार है, जो सरकार के अंग हैं, उनसे जनता कितनी डरती है। वर्तमान समय में हमारे समाज में कितनी खाइयाँ पड़ चुकी हैं जाति धर्म को लेकर के, और तब भी यही भावना थी। जो राजा के मुलाजिम होते थे, जो राजा के अधिकारी होते थे, उनसे प्रजा कितनी त्रस्त थी, ये राजा को तब पता चला जब राजा वेश बदलकर अपनी जनता के बीच में गया। जैसा कि इस कथा में पता चला है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहते थे, और जहाँ संबंध तनावपूर्ण रहेंगे वहाँ शांति नहीं रहेगी, वहाँ का राज्य उन्नत नहीं करेगा। एक दिन मैंने आपको बताया था, कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीज़न। गुड सिटीज़न का मतलब वे नागरिक जो अपने राज्य के राजा से, अपने राज्य के राजशाही से या लोकतंत्रशाही से या राज्य के प्रधान से पूरी तरह खुश रहते हैं, अर्थात उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध बराबर रहता है, तभी वो राज्य उन्नति करता है। अन्यथा वो राज्य गर्त में चला जाता है, उन्नति नहीं करता है। जब संबंध राजा और प्रजा के बीच में तनावपूर्ण रहेंगे तो राज्य उन्नत नहीं कर पाएगा, क्योंकि शासक अपने राज्य को उसको भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, टैक्स कर। आज भी वही स्थिति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते चलिए आप, प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना कीजिए, आज भी हम कितना टैक्स देते हैं। क्यों टैक्स देते हैं? क्योंकि जो सरकारें हैं वो अपना जेब भरती हैं। जितना भी चीज़ हम इस धरती पर रह के, हवा, पानी, खाद्यान्न, दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो कुछ भी हम अपने लिए यूज करते हैं, सब पर हमसे सरकारें टैक्स लेती हैं। हम सड़क पर चलते हैं तो टैक्स देते हैं, हम पानी पीते हैं तो टैक्स देते हैं, हम शुद्ध हवा के लिए प्रयास करते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो हम टैक्स देते हैं। बिना टैक्स के सरकारें हमें कुछ नहीं देती। ये तो वर्तमान परिस्थिति में भी है, और पहले भी यही था कि राजा प्रजा से अपना राजकोष भरने के लिए तरह तरह के टैक्स मांग करता था, तरह तरह के कर लेता था। इस जातक कथा से पता चला है कि इस संकट से बचने का उपाय जंगल की ओर भाग जाना था। इस बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। ये प्रथा थी कि यदि पैसा नहीं है तो राजा अनाज के रूप में कर वसूल करता था। अब उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके प्रजा ने अपनाए। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैल गया था। हल आप जानते हैं, पहले हलों से खेती होती थी। आज तो ट्रैक्टर और जो भी चीज़ें आ गई खेत जोतने के लिए, आधुनिक संसाधन आ गए, लेकिन पहले हल का प्रयोग हुआ। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले
हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाती थी। देखिए पहले भी लोहे के फाल बनते थे, लोहे के हल बनते थे। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। बिना मेहनत के कोई भी फल मिलता नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तभी फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। किसान हर युग में त्रस्त रहा है, किसान हर युग में परेशान रहा है। उसकी उपज का कोई भी मूल्य उसे प्राप्त नहीं हुआ है। पहले राजा करों के रूप में उपज को लेता था, आज सरकारें जब किसान का उपज या किसान की फसल तैयार हो जाती है तब उसे सस्ते दामों में खरीदती है। और वही अनाज जब ठेकेदारों के पास पहुंच जाता है, वही अनाज जब बाज़ार में आके बिकता है तो दूने और तिगुने दाम पर आम जनता खरीदती है। मंडियों में जाके किसान बेचता है तो सरकार उसे सरकारी रेट पर लेती है, लेकिन वही अनाज जब आम प्रजा जाके दुकानों से खरीदती है तो वो दूने दाम पर मिलता है। इस बीच में जो बिचौलिया होता है, सरकार के बीच में और किसान के बीच में और जनता के बीच में जो बिचौलिया होता है, सारा मज़ा वो काट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इन चीज़ों को आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और समझिए। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। कुदाल जो आप जानते हो, आपके घरों में भी पाया जाता है, आज भी कुदाल का प्रयोग होता है। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा व प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। तो ये था आपका उपज बढ़ाने के तरीके, राजा और किसान के बारे में। थोड़ी सी जानकारी और देंगे आज आपको। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। आप ग्रामीण 75% पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन लिव इन कंट्री साइड। देश की लगभग 75% आबादी देहातों में रहती है आज भी। लेकिन आज देहातों का या गांव की ज़मीनों का उपयोग बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले ठेकेदार अब मकानों को बनाने के लिए कर रहे हैं, और गांव की जो पॉपुलेशन है वो काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रही है। इसलिए अब परिवेश में हम देखें तो देहात सिकुड़ता जा रहा है और शहर देहात की तरफ बढ़ता जा रहा है। कल्पना करो, जब सारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी तब हम मकान कहाँ बनाएंगे, कहाँ कुएं खोदेंगे, कहाँ तालाब खोदेंगे, कहाँ शवों को जलाएंगे, कहाँ शवों को दफनाएंगे। जब शहर किस गांव की तरफ जाएगा तब देहात का विकास कैसे होगा, कहाँ हम अनाज उपजाएंगे, कहाँ हम फसल को लेके आएंगे। और एक बात और ध्यान रखो, भारतवर्ष की जो आर्थिक स्थिति है, जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो पूरी तरह से हमारे किसानों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे किसानों की खेती के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर ये घट गया, देहात ख़त्म हो गए, तो हम क्या करेंगे फिर? तो हमें फिर अनाज आयात करना पड़ेगा। जैसे इस साल आपने देखा प्याज की मांग बढ़ी और प्याज की उपज नहीं हुई,
बाढ़ की वजह से प्याज की उपज खराब हो गई, तो सरकार ने फिर दूसरे अफ़गानिस्तान से प्याज मंगाए। उन प्याज़ों को किसी ने खाया ही नहीं। और जब यहाँ का प्याज आना शुरू हुआ मार्केट में, तब जा कर के प्याज की मांग कम हुई और प्याज़ों के दाम घटे। इन चीज़ों को आप समझिए। जब तक इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कल हम आपसे चर्चा करेंगे ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। इसको आप पढ़िएगा। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज थोड़ा कम पढ़ाई हो पाई है क्योंकि देर हो गया था, थोड़ा सा और काम में हम व्यस्त थे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और पढ़ाई के अंत में, जैसा कि मैं हमेशा आपको कोविड-19 के बारे में जागरूक करता रहता हूँ, भारत सरकार का एक ऐप है आरोग्य सेतु, उसे सभी लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले। उसके बारे कोविड-19 के बारे में उस पर विस्तृत चर्चा की गई है, उसको आप जान लें। एक बार फिर से बता दें, आप सभी जानते होंगे उस ऐप का नाम आरोग्य सेतु है। इसके अलावा घरों से बाहर कम से कम निकलें। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तारीख तक दूसरा लॉकडाउन था, अब हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं जो 17 तारीख तक है। तो अब 17 तारीख तक हमें सरकार का पूरी तरह से सहयोग करना है। इस कोविड-19 के फैलाव से बचने के लिए घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। यदि किसी कारणवश हमें बाहर जाना पड़ जाए तो हम मास्क का प्रयोग करें और बाहर आते ही सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। यात्राएं तो कहीं कर नहीं पाएंगे हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि घरों में रह के और किसी तरीके से अपने दिनचर्या का पालन करें। और जो छात्र हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगे फिर छुट्टियां कम कर दी जाएंगी और पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है उससे मैं विदा लेता हूं। और आपसे ये आशा करता हूं कि आप मेरी बताई गई चीज़ों को पढ़ेंगे या पढ़ेंगी और मेहनत के साथ नोट्स तैयार करेंगी। जब कक्षाएं खुलेंगी तब ये सारे नोट्स हमें दिखाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।